Hi guys, welcome to Ekaksha Studies. This is Kajal and I welcome you all to my YouTube channel Ekaksha Studies, A Journey to Dreams. In previous lecture, we discussed some basic accounting terms that we should know, and in this topic, I will discuss further accounting terms that you should know again. So let's start the topic. First is capital. The amount which is invested by the owner to start the business is known as capital. That means वो अमाउंट जो कि एक ऑनर जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है उसे ही हम कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है. देखिए, अब पर्सन स्टार्ट्स अ स्टेशनरी शॉप विद ₹1,00,000. एक पर्सन है, वो अपनी स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट करना चाहता है. अब वो अपने 1,00,000 को किस तरह से यूज करता है. देखिए, स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करने में ही बाय स्टेशनरी मटेरियल्स, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, फर्नीचर एंड अदर स्टेशनरी मटेरियल. लाइक उसको सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा, उसको एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी. या तो वो किराए पर ले सकता है या वो अपनी खुद की बिल्डिंग परचेज करेगा जहां उसने अपनी शॉप खोलनी है. फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो सारे चलो अदर एक्सपेंसेस हैं. अब उस शॉप को स्टार्ट करने के लिए वो रैक्स बनवाएगा, प्रॉपर जो भी सामान है उसको परचेज करेगा. तो दैट मीन्स इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वही उसकी कैपिटल है. अब कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है. टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स भी इंक्लूड की जाएंगी और फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्लूड की जाएंगी. करंट एसेट हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एसेट्स जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक डेटर्स, कैश, बैंक एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज टोटल फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट में हमारी वो एसेट्स आती हैं जिनको हम लंबे समय के लिए यूज करते हैं. और क्या होता है उनसे, हम उनका यूज किस लिए करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम उनको यूज करते हैं. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा. ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं. नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज में भी हमारा क्या इंक्लूड किया जाएगा, टोटल करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल में करनी, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए उनको हमें पेमेंट करनी पड़ती है. सेम वे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी तरह से आता है. नेक्स्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या आता है कि जिनकी पेमेंट हमें करनी है पर लॉन्ग पीरियड में करनी है, जैसे हमारे डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए एक्सेट्रा. वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है. दैट मीन्स टोटल एसेट्स में से जब हम टोटल लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे तो वो हमारी कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस. The cost which are incurred or bear in producing and selling of goods and services are called expenses. मतलब वो cost जो हम bear करते हैं किस लिए, अपने goods और services को बनाने में, produce करने में और उनको बेचने में, वो सभी हमारी cost क्या कहलाती हैं, expenses कहलाती हैं. For example, expenses of purchasing of cotton टू मेक थ्रेड. हम वो एक्सपेंस क्या कर रहे हैं कि अपने मुझे थ्रेड बनाना है तो उसके लिए मुझे कॉटन परचेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस करूंगी वो मेरा एक्सपेंसेस है. सेम वे मुझे सैलरी पे करनी है अपने वर्कर्स को, तो वहाँ मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा सैलरी पे करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पे करना है, ये सभी मेरे एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं. अब एक चीज़ है कि एक्सपेंसेस में और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो इसमें क्या है, मेन डिफरेंस आपको क्या याद रखना है, एक्सपेंसेस जो है वो हम डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे हम करते हैं. लेकिन एक्सपेंडिचर हम लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
दूसरी मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, एक्सपेंसेस के थ्रू हम अपनी कोई भी एसेट्स को एक्वायर नहीं कर सकते, हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को नहीं ले सकते, लेकिन एक्सपेंडिचर के अंडर जो है हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने पढ़ा था, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, हम अपनी एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं हम, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर के उस अंडर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम। इनकम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनकम कैसे जनरेट होती है, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू दैट मीन्स, रेवेन्यू क्या हो सकता है, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो भी अमाउंट जो है मुझे अपने गुड्स को बेचने पर मिलेगा वही मेरा रेवेन्यू है, और उसमें से जब हम अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे तो वो मेरी इनकम आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्टॉक और इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सेम ही है, तो इसमें क्या है देखिए, द अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड इन्वेंट्री। मतलब साल के अंत में जो भी सामान हमारा बिकने से रह जाता है उसे ही हम स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब यहाँ पर टाइप्स देखिए कितनी तरह की हैं। बेसिकली हमारी इन्वेंट्री के 5 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, स्टार्ट करते हैं। First is opening inventory. The unsold stock at the beginning of the year is called opening stock. मतलब साल के स्टार्टिंग में जो भी मेरा सामान बिकने से रह गया वही मेरा क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात आती है कि भाई अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, साल की स्टार्टिंग ही चली है, तो मेरा माल बिना बिका हुआ कैसे रह गया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि 2020 में जो माल बिकने से रह गया 2000 स्टार्टिंग में वही मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। द अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अब साल के अंत में जो भी सामान मेरा बिकने से रह गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि 2020 के एंड में जो भी सामान मेरा बिकने से रह गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और 2021 में वही क्लोजिंग स्टॉक जो 2020 का था वो मेरा स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। I hope it is clear. Next is stock of raw material. It includes the stock which is used to produce other finished goods. मतलब इसमें हम उस स्टॉक को शामिल करते हैं जिसका यूज हम दूसरी फिनिश गुड्स को बनाने में कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जैसे कॉटन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं और क्लोथ बना सकते हैं। यानी थ्रेड और क्लोथ के लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या बनेगा, कॉटन बनेगा। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को हम क्या कह सकते हैं, सेमी फिनिश्ड भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड स्टिल नीड फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब अभी ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, अभी इसको अर्ध निर्मित माल बोल सकते हैं कि अभी सामान मेरा आधा बना है और उसे आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की अभी और ज़रूरत है। एग्जाम्पल थ्रेड, जैसे कॉटन मेरा रॉ मटेरियल हुआ, कॉटन की मदद से मैंने थ्रेड बनाया, तो थ्रेड जो है वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट इज finished goods. Those goods which are completely processed and ready for sale. कहने का मतलब वो goods जिनको हमने further completely processed कर लिया है, completely बन चुकी हैं, तैयार हैं, और अब वो माल बिकने के लिए रेडी हो चुका है फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, क्लॉथ रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, कॉटन रॉ मटेरियल, कॉटन की मदद से थ्रेड बना, तो थ्रेड बना तो वो हुआ मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। अब उस थ्रेड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने फिनिश गुड्स क्लॉथ में, तो ये मेरा फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं, बेसिकली जो भी हम सामान खरीदते हैं उसे ही हम परचेज कहते हैं। लेकिन वर्ड परचेज कहाँ लगता है, बेसिकली द टर्म इज यूज्ड फॉर गुड्स
इन विच द बिजनेस डील्स। मतलब ये हम हर चीज को ही परचेज नहीं बोल सकते, हम सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए परचेज शब्द यूज करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। जैसे कि अगर मैंने परचेज करना है रॉ मटेरियल, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगी, तो मैं रॉ मटेरियल के खरीदने के लिए क्या वर्ड लगाऊंगी, परचेजेस वर्ड लगाऊंगी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, द गुड्स विच आर रिटर्न टू द सप्लायर। मतलब खरीदे हुए माल में से जो माल हम वापस सप्लायर को भेज देते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ एक्सेस माल आ जाता है, मान लो मैंने 200 किलो शुगर मंगाई लेकिन मेरे पास 400 किलो आ गई, तो उसमें क्या है, मुझे तो अपने पास 200 किलो रखनी है, बाकी 200 किलो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो वही जो मैंने रिटर्न किया सप्लायर को वो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं। क्लियर है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब अब कैसे याद रखना है, आउट का मतलब बाहर से आया माल बाहर भेज देना, वापस भेज देना, तो उसे ही हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। Next is sales. The term is used for the sale of goods in which the business deal. तो यानी ये भी देखिए जैसे परचेज था वैसे ही सेल है। अब सेल का वर्ड किस लिए यूज करना है, उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के लिए जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। जैसे मैं माल क्या बेच रही हूँ, अपना गुड्स, कौन सी गुड्स सेल कर रही हूँ, क्लोथ्स अपने सेल कर रही हूँ, तो हमारे पास क्लोथ्स में क्या आ जाएगा, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, सेल ऑफ क्लोथ्स। अगर मैं फर्नीचर सेल कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो मैं अपने फर्नीचर को सेल करने के लिए सेल वर्ड को ही यूज करूंगी। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू अस इज नॉन एज द सेल रिटर्न। कहने का मतलब मेरे पास जो मैंने अब तक सामान को सेल किया उसमें से जब कस्टमर कुछ सामान मुझे वापस दे देगा तो वही मेरे पास सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। यानी मेरे बिजनेस के अंदर का सामान क्या है, फर्नीचर। मान लो फर्नीचर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया 4 सोफाज 1 टेबल, गलती से मैंने उनको 5 सोफा एंड 1 टेबल भेज दिया, तो वो क्या करेंगे, 4 सोफाज रखेंगे और एक सोफा वो मुझे यहाँ पर वापस रिटर्न कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस क्या होता है, इट इज इनकर्ड व्हेन द एक्सपेंस एक्सीड्स द रेवेन्यू। लॉस उस केस में होता है जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे रेवेन्यू कम होते हैं। तो जैसे एक्सपेंस, मैंने खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए अपने सामान को बनाने में, बेचने में, लेकिन उसके बजाय मुनाफा जो हुआ मुझे, यानी कि गुड्स को बेचा जब मैंने तो उसको कम पैसे में बेचा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। When total revenue exceeds the total expenses for an accounting period, यानी जब मेरे रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंस मेरे कम होते हैं तो वहाँ मेरा प्रॉफिट होता है। क्लियर। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट ये आ जाएगा। अब याद रखना कि प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। हम रेगुलर बेसिस पे जो भी अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी करते हैं, तो वो हमारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है, तो प्रॉफिट वहां से निकलता है। नेक्स्ट इज गेन। अब प्रॉफिट और गेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं। गेन क्या होता है, इट इज डेराइव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम अपने पैसे को या हम अपने किसी भी चीज को इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं तो उसके थ्रू जो भी मुझे इनकम जनरेट होती है वही मेरा गेन कहलाती है। इट डज नॉट फॉलिंग अंडर द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। और बेसिकली जो गेन होता है उस और प्रॉफिट होता है उसमें सिर्फ माइनर सा डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट जो होगा वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से होगा, जो मैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कर रही हूँ हमेशा, ठीक है। लेकिन गेन जो है वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज वाउचर।
वाउचर क्या होता है बेसिकली? अ वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है डिस्क्राइबिंग एंड ऑथराइजिंग द पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी टू द सप्लायर, जिसमें कि क्या लिखा होता है, एक ऑथराइजेशन होती है कि जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट जो है वो सप्लायर को कर सकते हैं, हम अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैनुअल पेमेंट सिस्टम। जब हम इसको कब यूज़ करते हैं? मैनुअल पेमेंट सिस्टम, जब हम हाथ से पे करते हैं, वो हम एक बिल सा पकड़ा देते हैं, वो हमारा वाउचर होता है। वेयर इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर वाउचर जो है सिस्टम कंट्रोल का पार्ट होता है। अब वाउचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए। सबसे पहले द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का आईडी नंबर होगा। दूसरा द अमाउंट टू बी पेड, क्या अमाउंट हमें पे करनी है वो होगा। द डेट ऑन विच पेमेंट शुड बी मेड, किस डेट पर पेमेंट करनी है वो डेट मेंशन हो सकती है उस पर। द अमाउंट टू बी चार्ज टू रिकॉर्ड द लाइबिलिटी, कितना अमाउंट जो है चार्ज करना है लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए, और किस अकाउंट के लिए चार्ज करना है उसको हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। एनी एप्लीकेबल अर्ली पेमेंट डिस्काउंट टर्म, अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो हमें क्या डिस्काउंट देना है, कितना देना है, वो चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और एन अप्रूवल सिग्नेचर और स्टैम्प, और साथ साथ क्या है, एक अप्रूव्ड सिग्नेचर होने चाहिए जिसका मतलब एक ऑथराइज्ड सिग्नेचर हम बोल सकते हैं, और एक स्टैम्प होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर, ये तो सबको ही पता होता है। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? जब एक कस्टमर को सेलर कुछ अलाउंस देता है, कुछ रिबेट दे देता है, उसे ही हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या लिखा होता है? 50% ऑफ, 60% ऑफ, इस तरह से। तो वो सभी क्या चीजें हैं? डिस्काउंट ही कहलाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है? इट इज गिवन एट द लिस्ट प्राइस टू द बायर। बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लिस्ट प्राइस पर जो है वो बायर को दिया जाता है। और दूसरी चीज, इसको हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आई वॉन्ट टू सेल सम बुक्स, मैं कुछ बुक्स सेल करना चाहती हूँ टू द रिटेलर, एक रिटेलर को। अब मेरे पास जो लिस्ट प्राइस है उस बुक्स पे, बुक्स के ऊपर, तो लिस्ट प्राइस है, मान लो उस बुक का लिस्ट प्राइस है 500 रुपीज, ठीक है। लेकिन मैंने उस पर कुछ डिस्काउंट लगा दिया, से 100 रुपीज मैंने डिस्काउंट लगाया, तो वो बुक कितने में मैंने उस रिटेलर को दे दी? 400 रुपीज में। अब मैं इस जो 100 रुपीज मैंने डिस्काउंट लगाया, ये मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी और ना ही रिटेलर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये मैंने लिस्ट प्राइस 500 के ऊपर 100 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है 100 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन टू द बायर टू मेक prompt payment and it is given at list price minus ट्रेड डिस्काउंट। ये हम किस लिए देते हैं बायर को? ये ताकि वो जल्दी पेमेंट कर सके, तभी हम इस कैश डिस्काउंट को देते हैं। और ये किस प्राइस पे निकलता है, किस वैल्यू के ऊपर हम निकाल सकते हैं? जो भी एमआरपी होगा उस पे निकाल सकते हैं, अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर जो है वो कैसे निकालते हैं इसको, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर वो क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने डिस्कस किया, 500 रुपीज लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट मैंने 100 रुपीज दे दिया। अब मेरे पास अमाउंट कितना बचा? 400 पे करने के लिए। अब मैंने एक कंडीशन रखी कि अगर आप मुझे अभी के अभी पेमेंट दे देते हैं पूरा पूरा 400 रुपीज, तो मैं आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट और दे दूंगी। तो ये 50 रुपीज क्या बन जाएगा? मेरा कैश डिस्काउंट बन जाएगा। ये मैं क्यों दे रही हूँ? ताकि जो मेरा कस्टमर है वो मुझे अभी पेमेंट कर दे। अगर वो अभी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं उसको ये कैश डिस्काउंट नहीं दूंगी, ठीक है। और याद रखना है, द कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम अपने कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स।
Any value of goods or cash which is withdrawn from business for personal use is called ड्राइंग। मतलब किसी भी तरह के कोई भी गुड्स या फिर कोई भी कैश, मतलब कितना भी अमाउंट जब हम बिजनेस से निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं? अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ही हम ड्राइंग्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुड्स जो है सॉरी ड्राइंग जो है वो कैश में भी हो सकता है और किसी गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मोहन ने 15,000 रुपए जो है बिजनेस से यूज करे हैं। अब यूज किस लिए करे? देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अपनी LIC देनी है तो वो तो उसके पर्सनल है ना, अपनी जान के लिए उसने पॉलिसी करवाई हुई है। तो यानी कि 15,000 रुपए उसने अपने लिए दिए हैं, अपनी LIC के लिए दिए हैं। तो ये जो है अब उसकी LIC जो है क्या बनेगी? हमारी ड्राइंग्स बन जाएगी 15,000 रुपीज की। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? बेसिकली देखिए, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब वो सभी तरह की आर्थिक क्रियाएं जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है चेंज होती है। हमारा बिजनेस डेवलप करता है, कई बार डाउन में भी आ जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हमारा बिजनेस आगे आगे इंक्रीज हो और हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाए। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन वही होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक अपना बिजनेस को स्टार्ट करा, आज के समय पे मेरा प्रॉफिट 0 है, लेकिन धीरे धीरे उसको मैं चलाऊंगी, बढ़ाऊंगी, अपने बिजनेस को एक्टिविटीज करूंगी, प्रमोशन करूंगी, एडवर्टीजमेंट दूंगी, तो उससे क्या होगा? और अच्छा सामान बेचूंगी तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मेरा सामान बिकेगा जो मैं बेचना चाह रही हूँ, मेरी सर्विसेज सेल होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस मेरे बारे में और मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में अवेयर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आने वाले समय में चेंज होगी। आज कोई प्रॉफिट नहीं क्योंकि आज मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा बिजनेस ग्रो करेगा और ग्रो करने के साथ साथ प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो वही, यानी जो भी एक्टिविटीज़ मैंने करी है यहाँ पर अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये सभी हमारी किसके अंदर आ जाती हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।